31 मई 2026 एक बार फिर आरसीबी आईपीएल फाइनल के दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ फाइनल तक पहुंचने की नहीं है। कहानी है उस टीम की जिसे सालों तक चोकर्स कहा गया, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी थे लेकिन ट्रॉफी नहीं थी, जिसके फैंस हर साल उम्मीद लेकर आते थे और टूटे हुए दिल के साथ लौटते थे। और फिर उसी आरसीबी ने खुद को बदल दिया, इतना बदल दिया कि अब लोग उन्हें पूछ नहीं रहे कि ट्रॉफी कब जीतोगे, बल्कि पूछ रहे हैं कि आरसीबी लगातार दूसरी बार आईपीएल जीत सकती है। तो आखिर ऐसा क्या बदला? कैसे एक टीम जो सालों तक सिर्फ विराट कोहली पर निर्भर थी, वो आईपीएल की सबसे बैलेंस्ड और चैंपियन साइड बन गए? आज हम जानेंगे आरसीबी के ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी कहानी। 2025 में आरसीबी ने आखिरकार अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। तो जश्न के बीच एक इंसान ने ऐसी बात कही जिसने इस टीम का भविष्य तय कर दिया। आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मोहम्मद बोबाट ने खिलाड़ियों से कहा, लेट्स बी लाइक द हंटर्स, यानी शिकार करने वालों की तरह सोचो। क्योंकि 17 साल बाद पहले ट्रॉफी जीतने के बाद सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? संतुष्ट हो जाना, ऐसा महसूस करना कि आपने अपना एवरेज जीत लिया। लेकिन बोबाट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। कुछ महीनों बाद उन्होंने खुलकर बताया, मैं नहीं चाहता था कि खिलाड़ियों को लगे कि हमने अपनी सबसे बड़ी मंजिल हासिल कर ली है। मैं चाहता था कि हम लगातार आगे बढ़ते रहे, लगातार शिकार करते रहे। और ऐसी सोच के साथ 2026 सीजन शुरू होने से पहले उन्होंने टीम के सामने एक नया सवाल रखा, हम लगातार दूसरी बार चैंपियन क्यों नहीं बन सकते? आईपीएल इतिहास में सिर्फ 2 टीमों ने अपना खिताब सक्सेसफुली डिफेंड किया था, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। आरसीबी तीसरी टीम बनना चाहती थी, लेकिन इसकी शुरुआत 2026 में नहीं हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी 2024 में, जब सब कुछ टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। 2024 मोहम्मद बोबाट और एंडी फ्लावर का पहला सीजन। एंडी फ्लावर T20 क्रिकेट के सबसे सफल कोचों में से एक माने जाते हैं। उन्हें दूसरे फ्रेंचाइजी से ज़्यादा पैसे का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने आरसीबी चुना। क्यों? क्योंकि वो उस टीम को चैंपियन बनाना चाहते थे जिसने कभी ट्रॉफी नहीं जीती। लेकिन शुरुआत एक बुरे सपने जैसी रही। 8 मैचों के बाद आरसीबी ने सिर्फ एक मैच जीता था, 7 हार। पॉइंट्स टेबल में लगभग सबसे नीचे। पूरी दुनिया सवाल पूछ रही थी, क्या टीम सही है? क्या कोचिंग स्टाफ सही है? क्या फिर एक और सीजन बर्बाद हो गया? लेकिन आरसीबी के सीईओ राजेश मेनन का जवाब अलग था। उन्होंने कहा, कल्चर सही है, प्लेयर्स अच्छे हैं, बस समय की बात है। और फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया बदल दी। आरसीबी ने लगातार 6 मैच जीते, एक के बाद एक, और प्लेऑफ्स में पहुंच गए। हालांकि एलिमिनेटर में उनका सफर खत्म हो गया, लेकिन उन्हें कुछ बहुत बड़ा मिल गया, एक पहचान, एक आइडेंटिटी जो पहले उनके पास नहीं था। मो बोबाट जब आरसीबी से जुड़े तो उन्हें इंग्लैंड फुटबॉल टीम के बारे में कही गई एक बात याद आई, द शर्ट वेज हेवी, मतलब जर्सी का दबाव बहुत भारी होता है। और यही आरसीबी के साथ भी था। 17 साल की नाकामी, ट्रॉफी का इंतजार, फैंस की उम्मीदें और सोशल मीडिया का मजाक, हर साल का दबाव, ये सब खिलाड़ियों के दिमाग में बैठ चुका था। बोबाट का पहला मिशन था इस बोझ को हटाना। उन्होंने नैरेटिव ही बदल दिया। पहले सवाल था हम ट्रॉफी कब जीतेंगे, अब सवाल बन गया हम क्यों नहीं जीत सकते। यह छोटा सा बदलाव सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यही चैंपियन टीम्स की पहचान होती है। वो परिणाम के पीछे नहीं भागते, वो प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं, और आरसीबी यही करने लगी। कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव सबसे दर्दनाक हार के बाद आता है। 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद ने आरसीबी के खिलाफ 287 रन बना दिए, आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े स्कोरों में से एक। आरसीबी के गेंदबाजों की हालत खराब थी, लेकिन कहानी यह खत्म नहीं हुई। जवाब में आरसीबी ने 262 रन बना डाले। मैच हार गए, लेकिन बोबाट और एंडी फ्लावर को कुछ समझ आ गए, यह भविष्य है, यही मॉडर्न T20 क्रिकेट है, यही टेम्पलेट है। आरसीबी को अब अलग क्रिकेट खेलने होंगे, और इस बदलाव की शुरुआत करनी थी विराट कोहली को। 2024 में शुरुआती मैचों में विराट कोहली अभी भी क्लासिक एंकर रोल निभा रहे थे। विकेट बचाओ, अंत तक खेलो और फिर एक्सेलरेट करो। लेकिन एसआरएच वाले मैच के बाद कुछ बदल गया। विराट ने सुरक्षा छोड़कर इम्पैक्ट चुन लिया। उनका स्ट्राइक रेट पहले 6 मैचों में था 141, लेकिन बाकी सीजन में वही स्ट्राइक रेट पहुंच गया 166। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, यह आरसीबी की नई सोच थी, और इसका असर आज भी दिखाई देता है। 2025 में कोहली ने 657 रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट लगभग 150 का। लेकिन 2026 में अब तक 557 रन और स्ट्राइक रेट लगभग 164। उनके आईपीएल करियर का सबसे आक्रामक सीजन। और सबसे दिलचस्प बात, जिस भी मैच में विराट पावर प्ले के बाद तक बल्लेबाजी करते हैं, आरसीबी लगभग हर बार जीतती है।
यानी अब कोहली सिर्फ रन नहीं बना रहे, वो मैच का टेम्पो कंट्रोल कर रहे। और उनकी इस नई सोच ने पूरी बैटिंग यूनिट को बदल दिया। अगर आरसीबी की नई पहचान का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा कोई है तो वो है देवदत्त पडिक्कल। 2024 मेगा ऑक्शन के समय पडिक्कल का करियर मुश्किल दौर से गुजर रहा था। लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए उन्होंने 7 पारियों में सिर्फ 38 रन बनाए थे। उनका आत्मविश्वास टूट चुका था। उन्हें खुद नहीं पता था कि आईपीएल टीमें उन्हें अभी एक सीरियस T20 ऑप्शन मानती है या नहीं। जब आरसीबी ने उन्हें खरीदा तो उन्हें स्टार नहीं बैकअप माना जा रहा था। असल में आरसीबी वेंकटेश अय्यर के पीछे गई थी। 23 करोड़ रुपए तक बोली लगाई थी, लेकिन केकेआर ने उन्हें खरीद लिया और उस समय यह आरसीबी की हार लग रही थी। लेकिन बाद में यही उनकी सबसे बड़ी जीत बन गई। जब आरसीबी वेंकटेश अय्यर को ऑक्शन में खरीद नहीं पाई तो उस समय फैंस निराश थे। 23 करोड़ तक जाने के बाद भी खिलाड़ी हाथ से निकल गया था। लेकिन कभी कभी जो चीज़ आपको उस समय नुकसान लगती है वही बाद में सबसे बड़ा फायदा बन जाती है। सोचिए, आरसीबी जिस रकम को सिर्फ एक खिलाड़ी पर खर्च करने के लिए तैयार थी, उसी रकम के आसपास उन्होंने 3 खिलाड़ी खरीद लिए और वो खिलाड़ी थे जॉस हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और देवदत्त पडिक्कल। आज ये तीनों खिलाड़ी आरसीबी के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों में से गिने जाते हैं। यही वो पल था जब आरसीबी ने एक बड़ा फैसला किया, सुपरस्टार टीम नहीं, चैंपियन स्क्वाड बनानी है। सालों तक आरसीबी का मॉडल बहुत सरल था, कुछ बड़े स्टार्स खिलाड़ी और उनके आसपास बाकी टीम। लेकिन समस्या भी यही थी, अगर स्टार चले तो टीम जीतती थी, अगर स्टार फेल हुए तो पूरी टीम बिखर जाती थी। आरसीबी को यह चक्र तोड़ना था और उन्होंने तोड़ दिया। आरसीबी ने पडिक्कल में सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं देखा, उन्होंने एक नई भूमिका देखी, एक ऐसा लेफ्ट हैंडेड बैटर जो पहली गेंद से हमला कर सके, जिसका काम विकेट गिरने के बाद खेल को धीमा करना नहीं बल्कि मोमेंटम बनाए रखना हो। पडिक्कल को साफ कहा गया, पावर प्ले में जो गति बनी है उसे आगे बढ़ाना है। विकेट गिरने के बाद भी टीम धीमी नहीं पड़ सकती। यही मॉडर्न T20 क्रिकेट है और पडिक्कल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। 2025 से पहले तक उनका आईपीएल स्ट्राइक रेट था सिर्फ 123, लेकिन फिर उन्होंने अपने पूरा खेल बदल दिया। पहले 150 प्लस स्ट्राइक रेट और फिर 2026 में 433 रन, लगभग 172 का स्ट्राइक रेट, अपने पूरे आईपीएल करियर का सबसे प्रभावशाली सीजन। लेकिन पडिक्कल मानते हैं कि यह बदलाव सिर्फ तकनीक का नहीं था, यह विश्वास का था और वह विश्वास उन्हें दिया था दिनेश कार्तिक ने, आरसीबी के बैटिंग मेंटर। डीके ने उन्हें बार बार समझाया कि वह ऐसा खेल सकते हैं, वह इम्पैक्ट प्लेयर बन सकते हैं और जब भी किसी खिलाड़ी को खुद से ज़्यादा कोई और उस पर विश्वास दिला दे तो अक्सर चमत्कार वहीं से शुरू होता है। विराट बदल चुके थे, पडिक्कल बदल चुके थे, लेकिन आरसीबी की बैटिंग रिवॉल्यूशन यही नहीं रुकी। फिल सॉल्ट पहले से ही T20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक पावर प्ले बल्लेबाजों में से एक थे। केकेआर के टाइटल विनिंग कैंपेन में उन्होंने यही काम किया था, पहले ही ओवर में मैच विपक्षी टीम से छीन लिया। दूसरी तरफ से रजत पाटीदार, आरसीबी के सबसे बड़े स्पिन डिस्ट्रॉयर। लेकिन पाटीदार के सामने एक सवाल था, क्या कैप्टन बनने के बाद भी वही बल्लेबाजी कर पाएंगे? क्योंकि आईपीएल के इतिहास में कई खिलाड़ी कैप्टनसी के दबाव में अपना नेचुरल खेल खो चुके थे, लेकिन पाटीदार के साथ उल्टा हुआ और वो बेहतर हो गए। करीब 400 रन, 184 का स्ट्राइक रेट और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने कैप्टनसी को अपने खेल पर हावी नहीं होने दिया। मैं रजत जैसे इंसान से पहले कभी नहीं मिला। क्योंकि वह बाकी कप्तानों जैसे नहीं है। फाफ डू प्लेसिस टीम के लगभग हर हिस्से में शामिल रहते थे, ऑक्शन प्लानिंग, टीम कल्चर, स्ट्रैटेजी, लीडरशिप, सब कुछ। लेकिन पाटीदार अलग है, वो मैनेजमेंट पर भरोसा करते हैं। उनका मानना है कि उनकी असली जिम्मेदारी मैदान के अंदर शुरू होती है। टीम सिलेक्शन मैनेजमेंट देख लेगी, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट बना लेगी, लेकिन जैसे ही मैच शुरू होगा वह पूरी तरह क्रिकेट पर फोकस करेंगे। बॉलिंग चेंजेस, फील्ड प्लेसमेंट्स, मैच सिचुएशंस, गेम रीडिंग। और यही ट्रस्ट आज के आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। मैनेजमेंट पाटीदार पर भरोसा करती है, पाटीदार मैनेजमेंट पर भरोसा करते हैं और इसी भरोसे ने पूरी टीम को एक साथ बांध दिया है। अगर आप आरसीबी के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों की सूची बनाएंगे तो शायद कृणाल पांड्या का नाम सबसे ऊपर नहीं आएगा, लेकिन आरसीबी मैनेजमेंट की सूची में वो सबसे ऊपर हो सकते हैं, क्योंकि कृणाल वही खिलाड़ी है जो हर परिस्थिति में योगदान देते हैं। बैटिंग, बॉलिंग, लीडरशिप, प्रेशर सिचुएशन, सब कुछ। इस सीजन में एमआई के खिलाफ उनका 73 रन का संघर्ष शायद आरसीबी के पूरे अभियान का सबसे अंडररेटेड प्रदर्शन था। क्रैम्प हो रहे थे, शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन कृणाल लड़ते रहे और टीम को जीत दिलाई। गेंदबाजी में भी उन्होंने खुद को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। वेरिएशंस, बाउंसर्स, मैचअप्स और लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ तो वह एक नाइटमेयर बन चुके हैं। प्रियांश आर्या, रिंकू सिंह, वैभव सूर्यवंशी, सिमरन हेटमायर, इन सभी को उन्होंने परेशान किया है। आरसीबी को अब सिर्फ मैच विनर्स नहीं मिले हैं, उन्हें प्रॉब्लम सॉल्वर्स मिले हैं।
2016 आईपीएल फाइनल आरसीबी फैन शायद कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उसी फाइनल में एसआरएच ने उनका सपना तोड़ दिया था और उस टीम के प्रमुख गेंदबाज में से एक थे भुवनेश्वर कुमार। आज वही भुवनेश्वर कुमार आरसीबी की बॉलिंग अटैक लीड कर रहे हैं। 36 साल की उम्र में भी इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं कि भारत टीम वापसी की बातें होने लगी है। लेकिन भुवी सिर्फ विकेट नहीं दे रहे, वो अनुभव दे रहे, कामनेस दे रहे, प्रेशर हैंडलिंग दे रहे और सबसे महत्वपूर्ण, उन्होंने आरसीबी को एक ऐसी बॉलिंग आइडेंटिटी दी है जो पहले शायद कभी नहीं थी। अब सवाल आता है, आखिर ये सब हुआ कैसे? बोबाट इसका जवाब एक लाइन में देते हैं, अगर कोई टीम 17 साल तक अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं कर पाता तो आपको खुद से सवाल पूछने पड़ते। आरसीबी ने वही किया। उन्होंने देखा कि सालों से एक पैटर्न दोहराया जा रहा है, कुछ आइकॉन्स प्लेयर्स, बाकी सपोर्टिंग कास्ट। अगर विराट चले तो उम्मीद, अगर एबी चले तो उम्मीद, अगर केएल चले तो उम्मीद। लेकिन चैंपियंस टीम्स ऐसे नहीं बनती। चैंपियन टीम बनती है जब हर खिलाड़ी योगदान दे सके, और आरसीबी ने यही फिलॉसफी अपनाई। टैलेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, एक्सपीरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिपेंडेंस को डिस्ट्रीब्यूट करना, यही से चैंपियंस आरसीबी का जन्म हुआ। 2025 मेगा ऑक्शन, यहीं पर आरसीबी ने वो फैसला लिया जिसने शायद उनके अगले कई सालों का भविष्य बदल दिया। उस समय बाकी बड़ी टीमें क्या कर रही थी? मुंबई इंडियंस, सीएसके, सनराइजर्स हैदराबाद, सब अपने बड़े मैच विनर्स को बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे। कुछ टीम ने लगभग 75 करोड़ रुपए सिर्फ रिटेंशंस पर खर्च कर दिए, लेकिन आरसीबी ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने सिर्फ विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल को रिटेन किया, बाकी सबको ऑक्शन में जाने दिया। बहुत लोगों को यह फैसला जोखिम भरा लगा, लेकिन आरसीबी के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। अब उनके पास पैसे भी थे और फ्लेक्सिबिलिटी भी। और फिर शुरू हुआ स्क्वाड बिल्डिंग का असली खेल। जॉश हेजलवुड, फिल सॉल्ट, जितेश शर्मा, भुवनेश्वर कुमार, कृणाल पांड्या, टीम डेविड, देवदत्त पडिक्कल, एक एक करके आरसीबी ने ऐसे खिलाड़ी चुने जो सिर्फ टैलेंट नहीं बल्कि स्पेसिफिक रोल्स लेकर आते थे। यही फर्क था, पहले आरसीबी खिलाड़ी खरीदती थी, आज आरसीबी रोल्स खरीद रही है, और चैंपियन टीम्स यही करती है। याद है, जिस खिलाड़ी को आरसीबी ऑक्शन में नहीं खरीद पाई थी वो आखिरकार बाद में टीम का हिस्सा बन गया। लेकिन कहानी का मजेदार हिस्सा ये है, टीम में आने के बाद भी वेंकटेश्वर अय्यर को लगातार मौके नहीं मिले, क्योंकि आरसीबी की प्लेइंग 11 पहले से ही सेट थी और चैंपियन टीम्स अक्सर बिना वजह बदलाव नहीं करती। कई मैचों में वेंकटेश बाहर बैठे रहे, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर कुछ मौके मिले, लेकिन रेगुलर मौका नहीं। अब जरा सोचिए, भारत के सबसे महंगे खिलाड़ियों में से एक बेंच पर बैठा है, फिर भी कोई शिकायत नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई नाराजगी नहीं। क्यों? क्योंकि पूरी टीम एक ही दिशा में सोच रही थी, टीम फर्स्ट। और जब मौका आया तो वेंकटेश ने साबित कर दिया कि आरसीबी ने उन्हें क्यों चाहा था। पंजाब किंग्स के खिलाफ 73 रन सिर्फ 40 गेंदों में, और फिर लीग स्टेज के आखिरी मैच में टॉप ऑर्डर में प्रमोशन मिला, 44 रन सिर्फ 19 गेंदों में। उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, उन्होंने स्क्वाड डेप्थ की ताकत दिखाई, वो ताकत जो सालों तक आरसीबी के पास नहीं थी। अक्सर लोग चैंपियन टीम्स को देखकर सोचते हैं उनके पास बेहतर खिलाड़ी होंगे, बेहतर कोच होंगे, बेहतर फैसिलिटीज होंगे, लेकिन कई बार असली अंतर कुछ और होता है, क्लैरिटी। और आरसीबी ने इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वेंकटेश अय्यर ने खुद कहा, एंडी फ्लावर और दिनेश कार्तिक ने मुझे हमेशा साफ बताया कि मेरा रोल क्या है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई फॉल्स प्रोमिसेस नहीं। हर खिलाड़ी को पता था उसे कब खेलना है, क्यों खेलना है और उससे क्या उम्मीद की जा रही है। जब टीम में क्लैरिटी होती है तो ईगो कम हो जाती है और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। 2025 चैंपियंस विनिंग सीजन में यश दयाल आरसीबी के फास्ट बॉलिंग अटैक का महत्वपूर्ण हिस्सा थे, लेकिन 2026 में कानूनी विवादों की वजह से आरसीबी को उन्हें बाहर रखना पड़ा। यह किसी भी टीम के लिए एक बड़ा झटका हो सकता था, क्योंकि चैंपियन टीम्स भी अपने इंपॉर्टेंट खिलाड़ियों की कमी महसूस करती है। लेकिन आरसीबी अब पहले वाली टीम नहीं थी, उन्होंने बैकअप तैयार रखे थे, और यही एंट्री हुई जैकब डफी की। हेजलवुड शुरुआती मैच मिस कर रहे थे, डफी को मौका मिला और पहले ही मैच में 3 विकेट, सिर्फ 22 रन। कुछ साल पहले की आरसीबी होती तो शायद बैकअप प्लेयर के आने से टीम कमजोर पड़ जाती, लेकिन अब बैकअप भी मैच विनर बन रहे थे। आरसीबी की एक और खासियत रही, उन्होंने सिर्फ वर्तमान नहीं देखा, उन्होंने भविष्य में निवेश किया। रसिक सलाम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पिछले साल उन्हें यश दयाल के बैकअप के रूप में पहचाना गया, लेकिन आरसीबी ने सिर्फ उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, उनके विकास में निवेश किया, ट्रेनिंग कैंप, स्पेशल कोचिंग, और यहाँ तक कि कृणाल पांड्या ने उनके लिए जम्मू कश्मीर से बड़ौदा शिफ्ट होने में मदद की। आज नतीजा क्या है? रसिक सलाम ने विकेटों के मामले में दयाल के पिछले सीजन के आंकड़े तक पार कर दिए। यानी आरसीबी सिर्फ खिलाड़ियों को खरीद नहीं रही, वो खिलाड़ी बना रही है, और यही चैंपियन ऑर्गेनाइजेशन की पहचान होती है। सालों से आईपीएल में एक बात कही जाती थी, अगर आपको ट्रॉफी जीतनी है तो होम ग्राउंड पर डोमिनेंट होना पड़ेगा,
लेकिन आरसीबी ने इस थ्योरी को चुनौती दे दी। 2025 में उन्होंने सिर्फ 2 होम मैचेस जीते, लेकिन अवे गेम्स में कमाल कर दिया। 2026 में कहानी और अजीब हो गई। शेड्यूलिंग चेंजेस की वजह से आरसीबी को अपने कुछ होम मैचेस रायपुर में खेलने पड़े, एक ऐसा मैदान जहां 2016 के बाद आईपीएल मैच ही नहीं हुआ था। मुंबई इंडियंस पहले ही वहां प्रैक्टिस कर चुकी थी। आरसीबी सीधा फ्लाइट से उतरी, कोई तैयारी नहीं, कोई फैमिलियरिटी नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने तैयारी का नया तरीका निकाला। छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग के स्कोर कार्ड्स तक खंगाल डाले, सिर्फ यही समझने के लिए कि पिच कैसे व्यवहार करती है। यही फर्क है, कुछ टीमें शिकायत करती है लेकिन चैंपियन टीम समाधान ढूंढती है। बोबार्ट जब पहली बार आरसीबी आए तो उन्हें लगा चिन्नास्वामी बस एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है जहां बल्लेबाज रन बनाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि आरसीबी को होम एडवांटेज कभी वास्तव में मिला ही नहीं। बहुत लोगों ने कहा, अगर होम ग्राउंड पर नहीं जीतोगे तो आईपीएल नहीं जीत सकते। बोबार्ट का जवाब शानदार था, तो फिर हम सारे अवे मैचेस जीत लेते हैं। और यही आरसीबी की सोच बन गई। उन्होंने ग्राउंड को बहाना बनाना छोड़ दिया, उन्होंने कंडीशंस को समझना शुरू किया, उन्होंने अडेप्ट करना सीखा, उन्होंने स्क्वाड को फ्लेक्सिबल बनाया और फिर जीतना शुरू कर दिया। रायपुर, धर्मशाला, बेंगलुरु, जहां भी गए जीतने का तरीका ढूंढ लिया। 17 साल, 17 लंबे साल, विराट कोहली का दर्द, फैंस का इंतजार, हार, मजाक, ट्रॉल्स, फाइनल हारना, प्लेऑफ से बाहर होना, सब कुछ। लेकिन आरसीबी ने आखिरकार ट्रॉफी जीत ली। और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने उसे मंजिल नहीं माना, उन्होंने उसे शुरुआत माना। यही वजह है कि बोबार्ट ने ट्रॉफी जीतने के बाद सेलिब्रेशन स्पीच में कहा था, लेट्स बी लाइक द हंटर्स, क्योंकि शिकारी एक शिकार के बाद रुकते नहीं, वो अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ते हैं। और आज लगभग 1 साल बाद आरसीबी फिर से आईपीएल फाइनल के दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन इस बार फर्क है, पहले आरसीबी उम्मीद पर चलती थी, अब स्ट्रक्चर पर चलती है। पहले आरसीबी स्टार्स पर निर्भर थी, अब सिस्टम पर निर्भर है। पहले आरसीबी ट्रॉफी का पीछा कर रही थी, अब ट्रॉफी आरसीबी का पीछा कर रही है। और शायद यही वजह है कि 2026 की आरसीबी सिर्फ चैंपियन नहीं है, बल्कि एक आईपीएल की सबसे कंप्लीट टीम बन चुकी है। क्या आरसीबी लगातार दूसरी बार आईपीएल जीतकर इतिहास रचेगी, या फिर उनके रास्ते में कोई नई चुनौती खड़ी होगी? 31 मई को हमें जवाब मिल जाएगा। लेकिन एक बात तय है, हंटर्स अभी रुके नहीं है। अगर आपको आरसीबी की ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए, क्या ये आरसीबी टीम आईपीएल इतिहास के सबसे कंप्लीट चैंपियंस टीम्स है? और अगर आप ऐसे ही डीप क्रिकेट स्टोरीज देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।